Hello everyone, welcome to Ajmal IAS Academy. Today we'll be discussing current affairs from 26th of March to 3rd of April. So here are the news articles which we will be discussing today. Most of our news is related to West Asian crisis and its impact on the Indian economy. So the topics are RBI's dilemma. Then we have another article related to offshore trading. Then we have an article related to bond yield. Then we have another article related to fuel tax. Then Iran crisis and the factory slowdown. Then we have West Asian crisis and its impact on various sectors of the Indian economy. Further, we also have few articles related to internal security, and the first article in it is smart policing and how internal security infrastructure is changing with respect to integration of artificial intelligence tools, and the another article is related to the end of Maoism in the country. Fine, so let's begin our today's discussion. तो देखिए इसमें जो है RBI का डायलेमा क्या है एंड क्यों इंडियन करेंसी श्रिंक कर रही है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर. तो देखिए द रीज़न इज जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया था, तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने आ रहे थे, दे वर गोइंग टू आरबीआई, गिविंग अप देयर डॉलर्स, टेकिंग मनी, टेकिंग रुपीज फ्रॉम आरबीआई एंड इन्वेस्टिंग इन द इंडियन कैपिटल मार्केट, दैट इज स्टॉक मार्केट. अभी चूंकि वेस्ट एशियन क्राइसिस हो रही है एंड बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है इंडियन मार्केट में, सो व्हाट द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर डूइंग राइट नाउ इज दे आर टेकिंग देयर रुपी इन्वेस्टेड इन द कैपिटल मार्केट, they are taking that money out in terms of rupee, going to the RBI, selling off the rupee to RBI, taking away their dollars and moving outside the country. So इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है कि डॉलर्स स्कैरसिटी हो रही है एंड रुपी जो मार्केट में है इंडियन मार्केट में वो ओवरफ्लो कर रहे हैं. सप्लाई ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग, सप्लाई ऑफ रुपीज इज इंक्रीजिंग इन द इंडियन मार्केट एंड डॉलर्स, चूंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डॉलर्स पुल आउट कर रहे हैं इंडियन मार्केट से, तो वो डॉलर्स अब इंडिया के मार्केट से निकाल के बाहर लेके जा रहे हैं. सो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ डॉलर एंड सप्लाई ऑफ रुपी इज इंक्रीजिंग. तो अब आप देख सकते हैं सप्लाई ऑफ रुपी बढ़ रहा है, रुपी जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है, डॉलर की स्कैरसिटी हो रही है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच डॉलर के कंपैरिजन में जो रुपी है वो डिटोरिएट कर रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है, जो कि हमने रिसेंटली देखा $1 वॉज अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड 95 रुपीज़. ठीक है, तो ये हमने देखा एंड इसका रीज़न क्या है कि फॉरेन एक रीज़न इसका ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, इंडिया के स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, दे आर पुलिंग आउट देयर मनी, गोइंग टू द आरबीआई, टेकिंग अवे देयर डॉलर्स एंड मूविंग आउट ऑफ द कंट्री. ऑलराइट, अब ऐसे सिनारियो में जब इंडियन करेंसी इज डिप्रिशिएटिंग लाइक एनीथिंग, आरबीआई के पास दो ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, आरबीआई के पास दो ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन ये है कि आरबीआई इसमें इंटरवीन करे, आरबीआई इसमें इंटरवीन करे एंड आरबीआई जो मार्केट है, इंडियन मार्केट है, उसमें इंटरवीन करके अपनी फॉरेक्स रिजर्व से, अपनी फॉरेक्स रिजर्व्स, अब ये फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं, बेसिकली आरबीआई जो है इंटरनेशनल करेंसी की एक रिजर्व रखता है अपने पास, जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं. और इस रिजर्व में आरबीआई इंटरनेशनल करेंसीज जैसे कि डॉलर, जापानीज येन, यूरो, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, रिवर्स ट्रांसपोजिशंस, तो ऐसी करेंसीज रखता है अपनी इस फॉरेक्स रिजर्व में. तो अब आरबीआई क्या करेगा, क्या कर सकता है, उसके पास दो ऑप्शन है. या तो वो अपनी फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर को निकाले और उस डॉलर को इंडियन मार्केट में उसको जो है सेल करे एंड जो एक्सेस लिक्विडिटी है, जो एक्सेस रुपी है इंडियन मार्केट में, उसको सक इन कर ले एंड डॉलर्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाए इंडियन मार्केट में. तो इससे क्या होगा, जो एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ रुपीज़ है वो कम होगा एंड डॉलर की अवेलेबिलिटी, जो डॉलर की स्कैरसिटी हो गई है वो कम होगी और इन डॉलर की अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ेगी. सो मतलब आरबीआई क्या करेगा, अपनी फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर को निकालेगा, इस डॉलर को सेल करेगा एंड जब वो डॉलर सेल करेगा तो जो एक्सेस रुपी अवेलेबल है इंडियन मार्केट में उसको सक कर लेगा, उसको अपने पास खींच लेगा. तो मार्केट में क्या होगा, रिजल्टिंग डॉलर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी एंड रुपी की अवेलेबिलिटी घट जाएगी, जिससे क्या होगा
ये जो मिसमैच हो गया था डिमांड सप्लाई का डॉलर एंड रुपी का, जिसकी वजह से डेप्रिशिएट कर रही थी इंडियन करेंसी, वो रुक जाएगी। ऑलराइट, या फिर आरबीआई क्या कर सकता है, अपनी फॉरेक्स रिजर्व्स को प्रिजर्व करे एंड कुछ भी इंटरवेंशन ना करे इस करेंसी एक्सचेंज के मार्केट में। ऑलराइट, तो ये दो ऑप्शंस हैं, या तो आरबीआई इंटरवीन ना करे एंड करेंसी को डिप्रिशिएट करने दे इंटरनेशनल मार्केट में, या फिर आरबीआई अपनी फॉरेक्स रिजर्व्स को डिप्लीट करके एक्सेसिव डॉलर्स को बेचे एंड रुपीस को खरीद ले। तो ये दो ऑप्शन हैं, दैट इज द डायलेमा ऑफ आरबीआई कि आरबीआई क्या करे, क्योंकि अगर वो डॉलर्स को बेचता है एंड रुपीस को खरीदता है तो आरबीआई की फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट करेगी, ठीक है, एंड अगर ऐसा नहीं करता है तो इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट करती रहेगी कॉन्स्टेंटली एंड उससे जो है इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा एंड विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। ऑलराइट, सो दिस इज द डायलेमा ऑफ आरबीआई कि जो इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, उसको आरबीआई कैसे रोके, या तो फॉरेक्स एक्सचेंज से अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर्स को इस्तेमाल करे या फिर करेंसी के डिप्रिसिएशन को होने दें। So that is the dilemma of RBI. All right. Moving on to our next article is related to non-deliverable derivatives. Non-deliverable derivatives. अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? बेसिकली डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किसी अंडरलाइंग असेट के ऊपर। तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनमें खुद में दे हैव नो वैल्यू, दे डिराइव वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। अब देखिए मैं आपको बताऊं, आप इसको ऐसे समझिए डेरिवेटिव मार्केट को जैसे कि बेटिंग होती है, ठीक है। तो क्या होता है इस बेटिंग में, इस डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि करेंसी का जो मार्केट होता है या गोल्ड का जो एक्सचेंज मार्केट होगा, डेरिवेटिव मार्केट होगा, तो स्पेकुलेशंस होते हैं, बेटिंग होती है। दो लोग, कोई एक इसमें कहेगा कि आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में, आने वाले मंथ में गोल्ड के प्राइसेस इस लेवल तक बढ़ सकते हैं एंड द सेकेंड पार्टी वुड से कि गोल्ड के प्राइसेस डिक्लाइन करेंगे। सो बोथ ऑफ द पार्टीज आर स्पेक्यूलेटिंग कि आने वाले टाइम में, दे आर प्रिडिक्टिंग कि आने वाले टाइम में प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे, एंड इसी को ही हम बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट। इसी में ही हम ट्रेड किया जाता है, जो हमारा डेरिवेटिव मार्केट होता है। तो अंडरलाइंग असेट कुछ और होगा एंड ट्रेड उसके ऊपर होता है। ऑलराइट, तो सिमिलरली जो करेंसी का डेरिवेटिव मार्केट है जिसकी बात इस आर्टिकल में की गई है, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्पेकुलेशंस होते हैं कि आने वाले टाइम में क्या करेंसी जो है, इंडियन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू डॉलर मजबूत होगी या फिर इंडियन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू डॉलर डिप्रिशिएट करेगी, एंड इसी पे ही बेटिंग की जाती है। ऑलराइट, रेंज लिया जाता है एंड इस पे बेटिंग किया जाता है। तो कभी कदार गोल्ड्स पे, कभी कदार करेंसी पे, कभी कदार एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के नाम पे बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग होता है। ऑलराइट, तो ये थी अबाउट डेरिवेटिव मार्केट। अब एक्चुअल में हुआ क्या है कि इंडिया में कैपिटल कंट्रोल्स हैं, ठीक है। इंडिया नहीं चाहता कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन करेंसी के ऊपर स्पेकुलेशंस हो या इंडियन करेंसी का इस्तेमाल हो एज अ डेरिवेटिव एंड इंडियन करेंसी के ऊपर लोग बेट लगाएं, स्पेकुलेट करें, ठीक है। तो बट कुछ फाइनेंशियल हब्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब्स ऐसे हैं जैसे कि सिंगापुर, जैसे कि दुबई, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्पेकुलेट कर रहे हैं ओवर इंडियन करेंसी के ऊपर, स्पेकुलेट करते हैं, स्पेकुलेशंस करते हैं, स्पेकुलेशंस या फिर बेटिंग। एंड दिस बेटिंग इज़ नॉट नॉर्मल, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में होती है। फॉर एग्जांपल सोचिए सिंगापुर का मार्केट या दुबई का इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज मार्केट, जो डेरिवेटिव मार्केट होगा वहाँ का, सिंगापुर का या फिर दुबई का, तो वहाँ पे बेसिकली सोचिए इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले टाइम में इंडियन करेंसी जो है वो 100 रुपये प्रति डॉलर हो जाएगी। सो ये एक काइंड ऑफ स्पेकुलेशन है, एक काइंड ऑफ बेटिंग है, ठीक है। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, जो डेरिवेटिव मार्केट्स हैं जैसे दुबई का, वहाँ पे स्पेकुलेशन हुआ कि इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट करेगी, एंड इस स्पेकुलेशन का, इस सेंटिमेंट का मार्केट का इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट पे। तो कहीं ना कहीं हम ये सिग्नल्स भेजे जाएंगे, मतलब ये सिग्नल्स जो है इंडिया के इन्वेस्टर्स
दे विल असेस कि हाँ इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा ट्रेड चल रहा है कि इंडियन करेंसी विल डेप्रिशिएट एंड दिस विल लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ एक्चुअल डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी इन द इंडियन मार्केट इटसेल्फ। ऑल राइट, तो इसकी वजह से जो नॉन दिस डेरिवेटिव मार्केट, जो इंटरनेशनल डेरिवेटिव मार्केट है, वहाँ पे जो इंडियन करेंसी का इस्तेमाल करके जो बेटिंग चल रहा है, जो स्पेकुलेशन चल रहा है, उसका डायरेक्ट बियरिंग है इंडिया के ऊपर। ऑल राइट, तो आरबीआई ने इंटरवीन किया है एंड इसमें आरबीआई ने नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स मार्केट में इंडियन करेंसी के इस्तेमाल को रोका है। और कैसे रोका है? इंडियन बैंक्स को बना किया है कि आप बिल्कुल भी ऐसे डेरिवेटिव मार्केट्स में, इंटरनेशनल डेरिवेटिव्स मार्केट में दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी सच ट्रांजैक्शंस और बी अ पार्ट ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रेडिंग। क्योंकि इंडियन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस ओवरसीज कंट्रीज में भी हैं, जैसे सिंगापुर में, जैसे कि दुबई में, तो वो बैंक्स वहाँ के डेरिवेटिव मार्केट में दे यूज टू पार्टिसिपेट विद इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग फंड्स एंड डायरेक्ट एंटरिंग द मार्केट ऑफ द डेरिवेटिव्स। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन बैंक्स को, आरबीआई ने इंडियन बैंक्स को मना किया है दैट दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द ओवरसीज डेरिवेटिव्स मार्केट। ठीक है, जिससे कि करेंसी स्पेकुलेशन जो हो रही थी इंटरनेशनल मार्केट में वो रिड्यूस हो सके एंड उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे ना पड़े। So that was the idea behind RBI to ban the participation of Indian banks in the non-deliverable derivatives market overseas, offshore। ठीक है, तो इसी से जो है अब ऐसा होगा कि करेंसी स्पेकुलेशन जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रही वो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे थोड़ा सा लिमिट होगा और या तो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, फाइन। अब इसमें एक और चीज़ है, इसको हम नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो डेरिवेटिव्स तो मैंने आपको बता दिया कि इंडियन करेंसी को अंडरलाइंग असेट बना के ट्रेडिंग चल रहा था। नॉन डिलीवरेबल का मतलब ये है कि एक्चुअल में करेंसीज, इंडियन करेंसी का कोई इस्तेमाल हो नहीं रहा है इस मार्केट में। ठीक है, इस्तेमाल हो रहा है डॉलर्स का, बट अंडरलाइंग असेट करेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ इंडियन रुपीज नथिंग। पीपल इन दुबई और सिंगापुर दे आर ट्रेडिंग on the performance of Indian currency or they are speculating on the condition of Indian currency in the coming days, but they are the transactions जो वो लोग कर रहे हैं वो डॉलर्स में हो रही है। ठीक है, तो इंडियन करेंसी का कोई इस्तेमाल नहीं है इसमें। फाइन, तो इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ा उससे क्या हुआ कि रुपी का जो है इंस्टेंट रिकवरी हुआ। जो रुपी काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट कर गया था, इट रीच्ड टू समवेयर अराउंड 95 रुपीज़, तो वो 93 रुपीज़ तक पहुँच गया था। ठीक है, और इससे एक मास्टर स्ट्रोक आरबीआई ने खेला है। आरबीआई ने बेसिकली अलाउ किया है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल ये गिफ्ट सिटी है गुजरात में, यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी ट्रेडिंग होती है डेरिवेटिव्स मार्केट में तो इंडियन बैंक्स कैन पार्टिसिपेट। सो बेसिकली इंडिया, आरबीआई वांटेड इंडियन बैंक्स टू पार्टिसिपेट इन द डोमेस्टिक डेरिवेटिव्स मार्केट ऑफ द कंट्री रादर देन पार्टिसिपेटिंग इन ओवरसीज कंट्रीज। ऑल राइट, सो दिस वॉज द न्यूज़ अबाउट non-derivative deliverables। ठीक है, फाइन। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ रिलेटेड टू बॉन्ड यील्ड। ऑल राइट, बॉन्ड यील्ड्स। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है कि जब से ये वेस्ट एशियन क्राइसिस स्टार्ट हुई है एंड दैट वॉर बिटवीन यूएसए, इजराइल एंड ईरान, तो इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से स्पाइरल करा है एंड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। एंड द रीज़न बीइंग इज़ एक्सपेंसिव ऑयल। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एलएनजी नहीं आ पा रहा है, एलपीजी नहीं आ पा रहा है इंडिया में, तो आने वाले टाइम पे जो है इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, आरबीआई का जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन द कंट्री देयर इज़ अ वेरी गुड सेंटिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इन द कमिंग डेज। तो इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ने वाला है एंड बढ़ भी रहा है बिकॉज ऑफ वेस्ट एशियन क्राइसिस। तो इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया के बॉन्ड मार्केट में। अब बॉन्ड मार्केट को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि बॉन्ड होता क्या है। तो देखिए, बॉन्ड बेसिकली कुछ नहीं होता। बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ सर्टिफिकेट। इट इज लाइक अ सर्टिफिकेट। ठीक है, बॉन्ड इज लाइक अ सर्टिफिकेट। जैसे कि गवर्नमेंट को अगर मार्केट से पैसा रेज करना है किसी प्रोजेक्ट के लिए तो गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स फ्लोट कराती हैं मार्केट में। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जैसे ए सिटीजन है तो गवर्नमेंट इसको ए सिटीजन को बॉन्ड इशू करके देगी एंड इमेजिन दैट द बॉन्ड प्राइस इज 100 रुपीज़। वो जो बॉन्ड है वो 100 रुपये का है, तो ए जो सिटीजन है गवर्नमेंट को 100 रुपीज़ पे करेगा। कितने रुपए पे करेगा? 100 रुपीज़ पे करेगा।
इस तरीके से गवर्नमेंट जो है बॉन्ड इशू कर देगी उस ए सिटीजन को, एंड ए सिटीजन विल गिव द अमाउंट टू द गवर्नमेंट 100 रुपीज। अच्छा, अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का बॉन्ड प्राइस मैंने आपको बताया कितना हो गया, वो हो गया 100 रुपीज, एंड इस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया 10% का। ठीक है, तो अब किसी ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, तो उस बॉन्ड को उसने खरीदा है 100 रुपए का, और उस पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से। ठीक है, सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब क्या है कि आने वाले टाइम में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, एंड जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट जब नए बॉन्ड्स रिलीज करेगी, देन ड्यू टू इन्फ्लेशन गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट देगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो पुराना वाला बॉन्ड था हमारा, उस पर 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, तो अब जैसे आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन आने वाला है, तो इस टाइम पे सेम बॉन्ड, मतलब जो नया बॉन्ड आएगा, उस बॉन्ड का प्राइस भले 100 रुपीज़ हो, बट उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास होगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो पब्लिक क्या करेगी? द पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड, दे विल होल्ड बैक देयर मनी। व्हाट दे विल डू इज दे विल होल्ड बैक देयर मनी, एंड व्हेन पीपल विल होल्ड बैक देयर मनी, एंड दे विल एक्सपेक्ट that in the coming days when the government comes up with new bonds, because of rising inflation, government will come up with more interest rate। ठीक है, तो जिनके पास पुराने बॉन्ड्स थे वो क्या करेंगे? तो ओल्ड बॉन्ड जो था, ओल्ड बॉन्ड था 100 रुपीज का। ठीक है, एंड नाउ पीपल नो दैट आने वाले टाइम में जो बॉन्ड्स आएंगे उस पर इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा, सो पीपल विल ट्राई टू सेल अवे देयर ओल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, तो पीपल व्हेन दे विल ट्राई टू सेल अवे देयर ओल्ड बॉन्ड्स, देन व्हाट विल हैपन इज, जो लोग खरीदने वाले होंगे वो खरीदेंगे नहीं। उन्हें पता है कि पुराना बॉन्ड 100 रुपए का है, आने वाले टाइम में जो नए बॉन्ड्स आने वाले हैं वो भी 100 रुपए के मिलेंगे, एंड इंटरेस्ट रेट उस पर ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो कोई ये पुराना बॉन्ड खरीदेगा नहीं। देन एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या करेंगे? जो ए सिटीजन था वो उस ओल्ड बॉन्ड को 100 रुपए की जगह 80 रुपीज़ में बेच देगा, डिस्काउंटेड रेट पे बेच देगा। ठीक है, तो अब जब इसको डिस्काउंटेड रेट पे बेचेगा तो इसको शायद से खरीदार मिल जाए। ठीक है, तो अब सोचिए किसी बी पर्सन ने इस बॉन्ड को खरीदा 80 रुपीज़ में। ठीक है ना, अब चूंकि ये बॉन्ड कैरी कर रहा था 10% का इंटरेस्ट रेट, ऑलराइट, कितने का इंटरेस्ट रेट कैरी कर रहा था? तो ओल्ड बॉन्ड था, 10% का इंटरेस्ट रेट कर रहा था, एंड जो बी पर्सन है उसको जो बॉन्ड पड़ा वो 80 रुपीज़ का पड़ा। कितने रुपए का पड़ा? 80 रुपीज़ के आसपास का पड़ा। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, तो अगर हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो वो आएगा 12.5% के आसपास का। कितने का? 12.5% के आसपास का, क्योंकि जो बी पर्सन है उसने बॉन्ड को 100 रुपए में नहीं खरीदा है, उसने खरीदा है बॉन्ड को 80 रुपए में। ठीक है, एंड उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है पुराने रेट के हिसाब से, विच इज 10%। तो जो बी पर्सन है उसको हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, एंड इसी को बोलते हैं बॉन्ड यील्ड इंक्रीज कर गई, एंड दैट इज व्हाट द आर्टिकल टॉक्स अबाउट, दैट इन्फ्लेशन की वजह से जो नए बॉन्ड्स आने वाले हैं मार्केट में, लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, एंड पीपल आर सेलिंग अवे देयर ओल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ विच व्हेन द पीपल आर सेलिंग ओल्ड बॉन्ड्स, तो उसको एक डिस्काउंटेड रेट पे दे रहे हैं, तो जो नए लोग बॉन्ड्स खरीद रहे हैं उनको एक सस्ते रेट पे बॉन्ड मिल रहे हैं, एंड पुराना वाला इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। दैट इज वाई इट इज सेड कि बॉन्ड यील्ड इंक्रीज कर गई है, जो एक्चुअल रिटर्न्स है उस बॉन्ड पे नए लोगों के लिए वो इंक्रीज कर गए हैं। ठीक है, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट तो सेम है, बट सिंस अ पर्सन इज बाइंग इट एट अ डिस्काउंटेड रेट, तो उस डिस्काउंटेड रेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फ्यूल टैक्स पैराडॉक्स, तो देखिए इस आर्टिकल में बेसिकली टॉक्स अबाउट कि वेस्ट एशियन क्राइसिस होने के बाद जो प्राइसेस हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के और डीजल एंड पेट्रोल, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, बट गवर्नमेंट ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मना किया है प्राइसेस बढ़ाने के लिए फॉर द कॉमन कंज्यूमर्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच the prices in the open market of petrol and diesel are not increasing। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कहा है कि दैट दे विल नॉट इंक्रीज द प्राइसेस। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे BPCL, HPCL, IOC, ठीक है, PSUs हैं ये सब,
ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस कर रहे थे। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्टेप लिया है एंड उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटीज थी उसको रिड्यूस किया है, जिससे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो लॉसेस फेस कर रहे थे बिकॉज ऑफ नॉट इंक्रीजिंग प्राइसेस इन द ओपन मार्केट फॉर द कॉमन कंज्यूमर्स, उसमें उनको रिलीफ मिला है। सो दैट इज व्हाट द आर्टिकल टॉक्स अबाउट। बेसिकली पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है एंड एवरीवन नोज दैट। उस पर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से टैक्सेस लगाते हैं। तो क्या हुआ था कि ग्लोबल वॉर्स मेक रॉ क्रूड एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ठीक है, तो नॉर्मली क्या करना चाहिए था, चूंकि रॉ क्रूड महंगा हो गया था तो पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस बढ़ने चाहिए थे, बट गवर्नमेंट ऑर्डर्स की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फ्रीज करना पड़ा था प्राइसेस को। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वर फेसिंग लॉसेस। तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो है 10 रुपये का एक्साइज ड्यूटी में छूट दिया है। ठीक है, विच वुड एक्ट एज अ फाइनेंशियल बैंडेज प्रिवेंटिंग लॉसेस फॉर द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। एंड गवर्नमेंट अब इस लॉस को रिकवर कैसे करेगी, बेसिकली यू नो द इंडियन कंपनीज आर वन ऑफ द बेस्ट रिफाइनर्स इन द वर्ल्ड। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी रिफाइनर्स जैसे रिलायंस हो गया, ठीक है, और भी जो हमारी कंपनीज है जो रॉ क्रूड को रिफाइन करती हैं, रॉ क्रूड को रिफाइन करने से मतलब ये है जो क्रूड होता है उसको वेपराइज करके जो है अलग अलग कंपोनेंट्स में कलेक्ट किया जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, ऑल दीज थिंग। तो ये ही रिफाइनमेंट बोलते हैं इसको, क्रूड को। ठीक है, क्योंकि हम लोग रॉ क्रूड कच्चा तेल जो है मंगाते हैं वेस्ट एशिया से, उसको रिफाइन करके इंडियन मार्केट्स में भी सेल किया जाता है, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी सेल किया जाता है, बिकॉज इंडियन रिफाइनरीज आर द वन ऑफ द बेस्ट रिफाइनर्स इन द वर्ल्ड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो हमारी रिफाइनरीज हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे थे क्रूड को रिफाइन करके, उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए। तो अब इससे क्या होगा, जो भी इंटरनेशनल मार्केट में हमारे देश से जो भी पेट्रोल एंड डीजल जा रहा था उसके ऊपर क्या होगा, रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी, रोक लगेंगी, क्योंकि वो महंगा बिकेगा। ठीक है, एंड दीज रिफाइनरीज के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्सेस और ज़्यादा बढ़ाए हैं तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा। तो इससे एक तरीके से क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट्स में इंडिया से पेट्रोल एंड डीजल जा नहीं पाएगा, एंड अकॉर्डिंगली अगर जाएगा भी तो दे विल हैव टू पे अ हायर रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को जो लॉसेज हो रहे थे ड्यू टू रिड्यूसिंग द एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट विल रिकवर देयर प्राइसेस फ्रॉम हेयर। जो रिफाइनर्स हैं इंडिया की कंपनी की, इंडियन कंपनी जो रिफाइनर्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में टर्बाइन फ्यूल एंड ऑल दीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, उनके ऊपर टैक्सेस को बढ़ा दिया है, जिससे कि देश से बाहर तेल ना जा पाए, रिफाइंड ऑयल। ठीक है, फाइन। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, इट टॉक्स अबाउट ईरान क्राइसिस, सी ब्लॉकेड्स एंड फ्यूल प्राइसेस। सबको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में ईरान ने एक ब्लॉकेड किया हुआ है एंड ईरान इज नॉट लेटिंग द शिप्स क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। ठीक है, सो ये बेसिकली पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड ईरान हैज़ गुड कंट्रोल ओवर द रीजन एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ क्रिएटेड लॉजिस्टिकल इशूज अक्रॉस द ग्लोब। तो उसी के बारे में आर्टिकल है दैट 20 to 30% ऑफ ग्लोबल एलपीजी सप्लाई यहीं पे ही रुक गई है, जा नहीं पा रही है, एंड इंटरनेशनल एलपीजी प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 44% इन 1 month। ठीक है, एंड इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बट द थिंग इज़ कहीं ना कहीं जो एलपीजी, होम एलपीजी है, उसको अभी तक इन्फ्लेशन से इंसुलेट रखा गया है ताकि कॉमन मैन पे उसका बर्डन ना पड़े, बट कॉमर्शियल एलपीजी के प्राइसेस बढ़ गए हैं काफ़ी। एंड देन कम्स एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसको और ज़्यादा इसका जो प्राइस है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सो आने वाले टाइम में लॉजिस्टिकल इनएफिशिएंसी की वजह से एविएशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉमर्शियल एलपीजी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड देयर आफ्टर कहीं ना कहीं अगर चीज़ें नहीं इम्प्रूव हुई तो डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइन, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, ये भी कहीं ना कहीं वेस्ट एशियन क्राइसिस से रिलेटेड है। इट टॉक्स अबाउट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इट टॉक्स अबाउट purchasing manager index. Purchasing manager index is just nothing but an index which tells you about how the sector is performing, how the businesses environment are there in the country, how are the factories performing। ठीक है, तो इसमें डेटा कलेक्शन एंड मंथली सर्वेज होते हैं जो आपको बताएगा कि आने वाले टाइम पे ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फैक्ट्री का आउटपुट कैसा रहेगा। तो उसी सीरीज में परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का रिजल्ट आया है
एंड उसने जो है बताया है कि फैक्ट्रीज कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रही हैं इंडिया में, ठीक है। एंड उसका रीज़न उसने बोला है बिकॉज ऑफ द ब्लॉक्ड सी रूट दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एंड जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो इनपुट्स हैं फैक्ट्रीज में, जो रॉ मटेरियल जिनका इस्तेमाल होता है, जो हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी का ना होना, ठीक है। एंड चूंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, तो ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट में जो हमें ऑर्डर्स मिला करते थे एक्सपोर्ट करने के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। सो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का डेटा था ये कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं फैक्ट्री स्लो डाउन होने वाला है, ठीक है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर इस इंडेक्स का डेटा 0 से 50 के बीच में है, देन इट इज सेट टू बी दैट देयर वुड बी कॉन्ट्रैक्शन, मतलब देश में जो है फैक्ट्रीज का आउटपुट रिड्यूस करेगा, ऑलराइट। एंड अगर ये 50 से 100 के बीच में, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हो रहा है, फैक्ट्रीज का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है, फैक्ट्रीज जो है ग्रोथ कर रही हैं, ठीक है। एंड करेंटली इट हैज़ बीन स्टक समवेयर अराउंड 53 टू 56 के आसपास, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बहुत तेज़ी से हम कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, ऑलराइट, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इंडिया ऑफिशियली डज नॉट यूजेस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, फाइन। मूविंग ऑन टू आवर फर्दर आर्टिकल, तो ये हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ये बात करता है वेस्ट एशियन क्राइसिस की एंड उसका इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो देखिए बेसिकली क्या है, द आर्टिकल सेज कि करेंटली एफसीआई के पास गुड अमाउंट ऑफ बफर स्टॉकिंग है, एंड द प्रीवियस राबी सीजन जो हमारा निकला है उसमें अच्छा बम्पर हार्वेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से अभी तो इश्यूज नहीं है। एंड इट सेज एफसीआई होल्ड्स मासिव रिजर्व्स, 23 मिलियन टन्स ऑफ वीट हैं, 36.5 मिलियन टन्स ऑफ राइस है, ठीक है। तो अभी देयर इज नो इशू, बम्पर विंटर राबी गुजरा है, बट आने वाले सीजन में जो हमारा खारिफ सीजन होगा, तो वहाँ पे हमें पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स की कमी महसूस हो सकती है, बिकॉज गुड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन इन द प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स कम फ्रॉम ईरान, ठीक है। जैसे कि देखिए फर्टिलाइजर्स में हम देखिए अमोनिया प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुके हैं, एंड सल्फर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ सप्लाई शॉक्स फ्रॉम ईरान। एंड देन पेस्टिसाइड्स में, जिसमें सब बहुत ज़्यादा नैप्थलीन का इस्तेमाल होता है, जिसमें 55% ऑफ नैप्था इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम वेस्ट एशिया इन दिस कंट्री, ठीक है। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे भी इश्यूज आएंगे एंड पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री पे भी इशू आएंगे, एंड अगर इनके कॉस्ट या इनके प्राइसेस बढ़ते हैं, तो इंडिया में एग्रीकल्चर कॉस्ट ऑफ इनपुट इन एग्रीकल्चर वुड सब्सटैंशियली इंक्रीज, हैम्परिंग द फार्मर्स एंड ओवरऑल प्रोडक्शन इन दिस कंट्री, ठीक है। तो इसमें हम लोग को सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं कि हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जैसे इंडिया में मतलब सिंगल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत होता है, जैसे यूरिया ही यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो दैट इज़ व्हाट द सोल्यूशन सेज कि हमें कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए, जिसमें मिक्स ऑफ प्लेंटी ऑफ थिंग्स होना चाहिए, ठीक है। एंड देन इट सेज कि हमें सब्सिडीज़ को बढ़ाना चाहिए, किस पे, न्यूट्रिएंट बेस्ड, ठीक है। हमें फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि वो न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें, ना कि यूरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें या फॉस्फोरस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। सो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें एंड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का यूज़ करें, फाइन। मूविंग ऑन, इट्स अ ब्रेकअप ऑफ द इश्यूज बिकॉज ऑफ वेस्ट एशियन क्राइसिस हेयर, ठीक है। एंड इट टॉक्स अबाउट कि देखिए वेस्ट एशिया की वजह से जो हाई क्रूड ऑयल है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लोग पैनिक कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन होगा, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन होगा, एंड ऐसा सोचा जा रहा है कि आरबीआई जो है अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर इन्फ्लेशन होगा तो लोग पैसा होल्ड कर रहे हैं, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग, एंड बॉन्ड प्राइसेस क्रैश कर रहे हैं, इसीलिए जो पुराने बॉन्ड्स है लोग सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड प्राइसेस क्रैश कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एंड बॉन्ड यील्ड्स स्पाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो डेट मार्केट में टू द ट्यून ऑफ 7% के आसपास बॉन्ड यील्ड देखी गई है, ठीक है। तो डेप्ट मार्केट पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, एग्रीकल्चर एंड लॉजिस्टिक्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे मैंने बताया आपको फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ठीक है। लॉजिस्टिकल फ्यूल पे इश्यूज आएंगे, तो एग्रीकल्चर विल ऑल्सो टेक अ टोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे इशू आएगा, सो यू नो एविएशन ट्रैवल पे इश्यूज आ सकते हैं, आएंगे। इनफैक्ट फाइनेंशियल मार्केट में देखिए इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही आर्टिकल में कि फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं, एफपीआई है, एफआईआई है, वो इंडिया से अपना पैसा ले लेके बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच डॉलर्स
इंडिया के मार्केट में जो है बहुत तेज़ी से बाहर जा रहे हैं, डॉलर्स की शॉर्टेज हो रही है, इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है। एंड अलॉन्ग विद दैट, जैसे मैंने आपको बताया, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, फैक्ट्रीज का आउटपुट रिड्यूस हो रहा है, विच कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द लेटर टाइम एज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस कंट्री। ओके, सो ये 4 बेसिक सेक्टर्स हैं जहां पे इम्पैक्ट डायरेक्टली अभी तक देखा गया है ड्यू टू वेस्ट एशियन क्राइसिस। ऑल राइट, fine, let's move on to our next article, which is related to smart policing. All right, so moving on to our next article, that is smart policing. It talks about कि artificial intelligence का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं अपने internal security को और boost up करने के लिए। तो उसी के बारे में आर्टिकल हुआ है कि अभी तक हमारा क्या है, बड़ा ही रिएक्टिव अप्रोच रहता है। हम इंसिडेंट होने के बाद, कोई अटैक होने के बाद, कोई सिक्योरिटी इशू होने के बाद हम उसके ऊपर जो है इम्प्रूव कराने की कोशिश करते हैं। तो ये एक रिएक्टिव अप्रोच है, एंड विद द हेल्प ऑफ एआई वी कैन मूव टुवर्ड्स प्रेडिक्टिव। हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी क्राइम होने वाला है, एंड प्रिवेंटिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, हम बिग डेटा का इस्तेमाल करें, हम मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके क्राइम्स को रोक सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम करके कैसे हम जो सिक्योरिटी है इंश्योर कर सकते हैं इन दिस कंट्री। ठीक है, तो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 3 बहुत ही प्राइम ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे, जैसे कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करने पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, एंड ये जो है साइबर क्राइम्स रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड काफ़ी ज़्यादा टूल्स, AI टूल्स बनाए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिससे साइबर क्राइम्स एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स पे इट हैज़ टेकन अ वेरी गुड टोल। ठीक है, देन आवर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन or our premier organization with respect to using AI with respect to internal security is Center for Development of Advanced Computing. Center for Development of Advanced Computing. ठीक है, तो ये भी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रीमियर R&D ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये भी इंडिजिनस AI सॉफ्टवेयर बनाता है to curb cyber crimes, illegal online content, etc. और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट हमारा जो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है विच इज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को गैदर करने में, फाइनेंशियल फ्रॉड्स को एड्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो दीज आर द 3 प्रीमियर organizations which currently are trying to ensure that AI is being used effectively to tackle the security crisis in this country. All right, so moving forward, हम लोग कुछ टूल्स की बात कर लेते हैं जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर दिस। तो इसमें एक MuleHunters.ai है, ये फाइनेंशियल स्कैम्स को एड्रेस करने में हेल्प करता है। जो भी हमारे अकाउंट्स हैं या बैंक अकाउंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, तो ऐसे अकाउंट्स को म्यूल अकाउंट्स के फॉर्म में पकड़ा जाता है। एंड ये जो हमारा MuleHunter.ai जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये इसमें हेल्प करता है। एंड ये बनाया है I4C, IIT बॉम्बे एंड RIBH ने मिलकर। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करेगा म्यूल अकाउंट्स को यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड जो है उनको ब्लॉक करेगा। सिमिलरली एक प्रोजेक्ट सुरक्षिनी है, इसको याद रखिएगा। इसमें UPSC और APSC कैन डायरेक्टली आस्क यू दैट व्हाट इज प्रोजेक्ट सुरक्षिनी। तो प्रोजेक्ट सुरक्षिनी के बारे में है, ये जो है वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं, जैसे बच्चे हैं या फिर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ वीडियोज़ हैं या फीमेल्स का अब्यूजिव वीडियोज़ हैं या इमेजरी हैं या मिसयूज़ हो रहा है, तो उस कंटेंट को ब्लॉक करने में ये हेल्प करता है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, सो इट टारगेट्स चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ वीडियोज़, है ना, एंड जो इमेजेस होती हैं, डीप फेक्स हो गया, उन सबको एड्रेस करने में हेल्प करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी वीडियोस को ब्लॉक करता है हमारा प्रोजेक्ट सुरक्षिनी, इट प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल सेक्शंस। ठीक है, फर्दर वी हैव अ 1930 साइबर हेल्पलाइन। अगर कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो हम इस हेल्पलाइन पे कॉल करके वी कैन एड्रेस आवर ग्रीवेंसेस। एंड देन वी हैव डार्क वेब पोर्टल पेट्रोलिंग है,
जो डार्क वेब पे जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है या फिर जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है यूजिंग द डार्क वेब, तो उस पर पेट्रोलिंग करके दीज AI टूल्स आर दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉन्स्टेंटली ऑन सर्वेलांस ऑन दिस डार्क वेब टूल्स, डार्क वेब, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्राइम्स को रोका जा रहा है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है एंड उनको रोका भी जा रहा है। ठीक है, तो ये है। इसमें इशू एक क्रिएट होता है विद रिस्पेक्ट टू यूज़ ऑफ AI कि कहीं ना कहीं जो है राइट टू प्राइवेसी, अब देखिए इतना ज़्यादा सर्वेलांस किया जाएगा, इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा, बिग डेटा क्रिएट होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से ढेर सारा डेटा जनरेट होगा, उसको हम असेस करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों की प्राइवेसी का इशू आ रहा है विच इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 21 गारंटीड अंडर मुत्तुस्वामी जजमेंट। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ AI इन सिक्योरिटी। देन वी हैव अनदर इशू इज एल्गोरिथमिक बायस। जो हमारे जो AI टूल्स हैं ये बिल्कुल वैसे बिहेव करेंगे जैसा हम इनको डेटा फीड करेंगे। अगर पुलिसिंग डेटा हमारा थोड़ा सा भी बायस्ड है किसी पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट, सो इनका जो अप्रोच होगा टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सेक्शन और पर्टिकुलर कम्युनिटी वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा। दे विल हैव दिस परसेप्शन कि हाँ दिस कम्युनिटी और दिस ट्राइब इज मोर ऑफ इन्वॉल्व इन एनी वायलेंस और क्राइम केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक एल्गोरिथमिक बायस हो सकता है कि डेटा विच इज बीइंग फेड टू दीज सॉफ्टवेयर्स नीड्स टू बी वेरी मच अनबायस्ड। ऑलराइट, तो ये एक इशू हो सकता है। एंड लैक ऑफ ह्यूमन एम्पैथी। देखिए बहुत सारे क्राइम्स एंड इश्यूज जो हैं बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन कंटेक्स्ट, बहुत ज़्यादा कंटेक्स्ट पे बेस्ड होते हैं। एंड कई बार जो है बहुत सारी वीडियोस हैं ऑनलाइन या इमेजेस हैं ऑनलाइन, वो कंटेक्स्ट के बेसिस पे होती हैं। ठीक है, तो AI वुडंट बी एबल टू असेस दैट एंड एज इट लैक्स ह्यूमन एम्पैथी। एंड कई बार ये इनोसेंट लोगों को भी गाइड कर सकता, मतलब इनोसेंट लोगों को भी पकड़वा सकता है या फिर उनके खिलाफ उनका कंटेंट ब्लॉक कर सकता है विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाज द कंटेक्स्ट ऑफ द ट्वीट और व्हाट वाज द कंटेक्स्ट ऑफ द पोस्ट। तो ये भी एक इशू है दैट द AI lacks human empathy and it is not able to understand the context of something. ठीक है, and as a result of it it can lead to profiling these जो मासूम लोग हैं उनकी प्रोफाइलिंग में भी ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू आवर लास्ट आर्टिकल, इट्स अबाउट माओइज्म। तो बेसिकली इस आर्टिकल में बात की गई है कि दैट माओइज्म इज ऑलमोस्ट about to get over in our country, which has been the biggest internal security threat of this country way back in 2007-8. So अभी जो है माओइज्म काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है एंड इट्स अबाउट एट इट्स लास्ट स्टेज। तो उसी में बात की जा रही है कि व्हाट शुड बी द गवर्नमेंट अप्रोच टूवर्ड्स द एरियाज विच वर हिट बाय माओइज्म। तो उसी में ही बात किया जा रहा है। तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई माओइज्म स्टार्टेड या नक्सलिज्म स्टार्टेड। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम था, गवर्नमेंट वाजंट देयर टू सपोर्ट द वल्नरेबल सेक्शन, दे वर सफरिंग, लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किए गए, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया गया, तो डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ ट्राइबल्स का एंड द पीपल लिविंग इन दीज माइनिंग एरियाज। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर उसके बाद जो है लीडरशिप मिल गई नक्सलाइट आइडियोलॉजी को एंड इन्होंने इनको फॉल्स एंड फेक प्रोमिसेस दिए वहाँ के लोगों को अबाउट अ बेटर कंडीशन ऑफ लिविंग एंड ऑल, एंड दैट इज वाई पीपल गॉट दिस एंटाइज्ड टूवर्ड्स नक्सलिज्म। ठीक है, सो दीज वर फ्यू ऑफ द रीजंस व्हाई नक्सलिज्म टुक ग्रोथ एंड इट एक्सपैंडेड सो रैपिडली। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है कोअर्सिव एंड सिक्योरिटी परसुएसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें कोअर्शन गवर्नमेंट ने किया विद रिस्पेक्ट टू आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को जंगल्स में भेजा, वहाँ की पुलिसिंग आर्किटेक्चर को इम्प्रूव किया। तो कोअर्सिव अप्रोच अपनाई गवर्नमेंट ने, डायरेक्ट कॉम्बैट्स हुए। ठीक है, एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट ने परसुएसिव अप्रोच भी अपनाई, जिसमें गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया नक्सल हिट एरियाज में, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन दिया, लोकल गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट्स आए, लोकल ऑटोनॉमी दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो है coercive as well as persuasive approach का इस्तेमाल किया, and as a result of which today we see that from 200 districts being affected by Maoism, currently only 38 districts are affected from Maoism. ठीक है, जिसमें भी बहुत ही कम incidences हो रहे हैं। फिर 80% drop in violence attacks and deaths over the last 15 years. तो पिछले 15 सालों में number of cases with respect to violence and number of cases with respect to deaths
है ना, जो इस चीज़ से रिलेटेड है, वायलेंस या अटैक्स से रिलेटेड है, नक्सलाइट अटैक से रिलेटेड है, वो रिड्यूस कर गया है पिछले 15 सालों में। एंड जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा जो है फंडिंग की है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, स्पेशली उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट था नक्सलाइट एक्टिविटीज़ का। ठीक है, तो अब वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए इसमें, तो वे फॉरवर्ड शुड बी कि अभी सिंस जो नक्सलाइट आइडियोलॉजी है एंड नक्सलाइट जो उनकी लीडरशिप थी वो ख़त्म हो रही है, एंड दिस लीडरशिप हैज़ बीन गाइडिंग द नक्सल हिट एरियाज फ्रॉम पास्ट 2 डिकेड्स। तो अभी वहाँ पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम हो सकता है। ठीक है, एंड ऐसे सिनारियो में अगर एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स अ बैक सीट एंड इट डज नॉट कम्स अप विद गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड इफेक्टिव लीडरशिप फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज, तो फिर से जो लोकल ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं फिर से आर्म्ड रिबिलियन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो एक ये इशू बताया जा रहा है। एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट इसमें ये भी कह रही है कि अब सिंस द नक्सलाइट ये दिस मूवमेंट इज डिक्लाइनिंग, there is no need of putting in more and more security forces over there and having a iron fist approach towards the Naxalite areas. So the thing is the article says कि गवर्नमेंट को वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना चाहिए बहुत अच्छे से, एंड साथ ही साथ वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करना चाहिए, जैसे वहाँ के लोगों को स्किल्स देनी चाहिए, जैसे स्कीम चल भी रही है रोशनी स्कीम। अलॉन्ग विद दैट द गवर्नमेंट शुड गिव create more and more hospitals, more and more educational institutions, connectivity projects वहाँ पे लाएं, power infrastructure create करें, and साथ ही साथ धीरे धीरे they should grade down the forces over there, they should remove the forces from these areas। ठीक है, and local leaderships को promote करना चाहिए if we need to effectively end now Naxalism and Maoism in those areas which were hit by this ideology. All right, so that is what this article talks about. As Naxals leave, a power vacuum is created. Solely relying on army police will sustain tribal alienation and allow local mafias to take control. That is what I was talking about. And then the solution talks about demilitarization, gradual reduction of armed forces, transition to civil administration, local administration, build functioning schools and primary health centers, empowering local village panchayats to ensure peaceful self-governance and win the ideological war। ठीक है, तो अब coercion की approach ज़्यादा काम नहीं आएगी, confidence building measures बनाने चाहिए गवर्नमेंट को, and which can only be ensured by creating good amount of social infrastructure and connectivity over there। So that was all for today. Thank you very much.